किया लाइव? हुआ लाइव? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग वर्चुअल किड्स. कैसे हो आप लोग सब? तो आप लोग जैसे जानते हो आज का जो सेशन है दैट इज द 5th रिवीजन सेशन, जहां पे हमने अभी तक कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले यूनिट नंबर 5 एज वेल एज यूनिट नंबर 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द नोट्स. एक बार नोट्स के बारे में पूछ लेना. यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों के नोट्स इसने अपलोड किए या नहीं किए अनुराग ने. ठीक है, तो जब तक आई डोंट नो, अगर नोट्स अपलोडेड नहीं है आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्क्रीन को रेफर कर सकते हो. याद रखना आपको सारे सवालों के देने होंगे जवाब. अगर आपको लगता है कि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देने आ रहा है, प्लीज मार्क दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ. कुछ सवाल का जवाब अगर गलत दिया है, कुछ आधा अधूरा दिया है, तो भी आप उधर मार्क कर लेना, सो दैट वंस यू गो होम you know what your weaknesses are and you can convert your weaknesses into your strength. So let's start with this revision series and let's start with unit number 5 which is talking about a breach of a contract. सबसे पहला सवाल है, what do you mean by a breach of a contract? देखो ये रिविजन क्यों लिया जा रहा है. आप लोग जानते हो लॉ इज अ थियोरी पेपर. थियोरी पेपर तो है बट उसका पैटर्न भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव है. तो आपको सिर्फ समझ के मार्क्स नहीं बनने वाले हैं, आपको लर्न करना है और एग्जामिनेशन में लिखना है. तो जितनी बार आप टॉपिक्स को रिवाइज करोगे उतने अच्छे से आपको टॉपिक्स याद रहेंगे और उतने ही अच्छे से फिर आप फाइनली एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर पाओगे. So that's the reason why we are conducting these revision sessions. याद रखना, this revision is for you, it's not for me. So I would like every one of you all to please pay attention in the revision session and please answer to the questions that I am asking you all. What do you mean by the word breach? Breach इस वर्ड का क्या मतलब होता है? So breach का मतलब होता है failure of a party to perform his or her obligation under a contract is the meaning of the word breach. यही breach के दो टाइप्स होते हैं, actual breach and anticipatory breach. सबसे पहली बात तो what do you mean by anticipatory breach? So anticipatory breach is a breach of a contract that is occurring before the time fixed for the performance of the contract has arrived. तो कॉन्ट्रैक्ट का तो परफॉर्मेंस का डे आया भी नहीं है और उसके पहले ही पार्टी ने बोल दिया है कि मैं अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करने वाला हूं. ऐसे ब्रीच को कहते हैं एज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच. नाउ ब्रीच जब होता है ऑब्वियसली बात है इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एंड यू कैन एक्चुअली यूज वर्ड्स ईदर ओरली or in writing stating that you are not interested to perform the contract. या तो फिर sometimes the breach can also happen because of an implied manner by the conduct of the parties. So now the question arises, what is the effect of anticipatory breach? Promise ही जो है, promisor ने बोल दिया मैं तो दिया गया वादा पूरा नहीं करने वाला हूं. अगर प्रॉमिसर खुद चीख चीख के कह रहा है वो भी परफॉर्मेंस के डेट के पहले कि दिया गया वादा वो पूरा नहीं करने वाला है, तो प्रॉमिसी को भी अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. प्रॉमिसी विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूचर ऑब्लिगेशन. अब एज अ प्रॉमिसी आप पहली चीज जो कर सकते हो वो ये है, यू कैन ट्रीट एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच. अगर आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच ट्रीट किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को किया है रिसाइंड.
आपको परफॉर्मेंस के डेट तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है और इमीडिएट बेसिस पे आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस डिमांड कर सकते हो. सो दैट्स वन ऑप्शन दैट यू हैव. सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है, you can choose that you want to wait till the date of performance. So you do not want to rescind the contract right now. In fact, you want to treat the contract as still operative and you want to wait for the time of performance. अब actual date of performance आ जाएगा. अगर पार्टी ने परफॉर्म किया तो फिर तो क्या बात है, बट अगर पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया और क्या हो गया मैं आपको बताती हूं, फिर तो एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच ही हो गया, क्योंकि अब तो वी आर ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस. तो एक्चुअल ब्रीच के हिसाब से आप सामने वाली पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. बट आपत्ति कब आएगी? आपने डिसाइड किया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के डेट तक वेट करना है और रिसाइंड नहीं करना है, और ऐसी कुछ घटना हो गई जिसके वजह से अब हमारा प्रॉमिसोर जो है इस घटना का फायदा उठा सकता है, क्योंकि घटना के वजह से क्या हो गया है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है. सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट पार्टी नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर वो पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत ही नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस और डैमेज का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होएगा, और अनफॉर्चुनेटली आप डैमेजेस डिमांड नहीं कर पाओगे. तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, यू माइट टेक द रिस्क ऑफ वेटिंग टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. नहीं तो फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच ट्रीट करके इमीडिएट बेसिस पे आप सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस रिकवर कर सकते हो. एक्चुअल ब्रीच, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच वो ब्रीच होता है जहां पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर रही है, दैट टू ऑन द शेड्यूल्ड डेट. दिस एक्चुअल ब्रीच कैन हैपन ईदर at the time of performance of the contract or during the performance of the contract. Okay? अब अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है, आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो? What are the remedies that you have in case there is a breach of contract? सबसे ऑब्वियस जो रेमेडी होती है, एंड दैट इज यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस. सो बेसिकली यू विल sue the other party for compensation for the loss or the damage that was caused because of the breach of contract. So the party who suffers from such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for loss or damage because of the breach. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन अगर आया, मैं चाहूंगी आप ये सेंटेंस को ऐसे के ऐसे लिखो. देखो, पढ़ो तो मेरे साथ. ऑन द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच अ ब्रीच, द पार्टी हु सफर्स मतलब अग्रीव पार्टी, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव. बोलो किससे क्या रिसीव होने वाला है? फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या मिलेगा मुझे उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा? कॉम्पेंसेशन. क्यों मिल रहा है कॉम्पेंसेशन? फॉर द लॉस और द डैमेज बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच. अरे हाँ या ना? अब देखो, यही डैमेजेस, यही लॉसेस जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं. क्या क्या टाइप्स है और इनका मतलब क्या है और कब कब मिलेगा, एक एक करके देखते हैं. बट पहली बात तो याद रखना, कॉम्पेंसेशन आपको मिलता है ओनली इफ यू हैव सफर्ड द लॉसेस. लॉस ही सफर नहीं किया है तो आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला है. और वो भी यूजुअली आपको वही चीज का कॉम्पेंसेशन मिलता है जो लॉस आपने सफर किया है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस.
कोई रिमोट या इनडायरेक्ट चीज का नुकसान आप लोगों को नहीं मिलता। क्या है ये डैमेजेस के टाइप? सबसे पहला डैमेज का टाइप इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या है बोलो तो? ऑर्डिनरी डैमेजेस। Ordinary damages are the damages that are caused to you in the usual course of things from the breach. तो कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपको हुआ है, उसी को कहते हैं एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। मैं वापस से कहना चाहती हूं, यू विल नॉट गेट कॉम्पेंसेशन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस। Second type of damage is special damage. Special damage तभी मिलता है जब आपने सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया है of the special circumstances affecting the contract. अब ऐसे केस में फिर सामने वाली पार्टी will not only be liable for ordinary damages but will also be liable for special damages. But इसका thumb rule है, आपको तभी स्पेशल डैमेजेस मिलता है अगर आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में दूसरे वाली पार्टी को बोला है। दूसरी पार्टी को अगर आपने इस बारे में नहीं बोला है तो आप लोगों को स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलते हैं। वेरी गुड सुमित। तीसरा जो टाइप का डैमेज है वो है विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव एकदम अनोखा टाइप का डैमेज है, उसको कभी कभार एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी कहा जाता है, और दो ही केसेस में आपको विंडिक्टिव डैमेजेस दिए जाते हैं। पहला जो केस है दैट इज ब्रीच फॉर द प्रॉमिस टू मैरी, क्योंकि यहां पे सामने वाली पार्टी की फीलिंग्स हुई है हर्ट, या तो फिर इफ देयर वाज अ रॉन्गफुल डिसऑनर बाय द बैंकर फॉर द कस्टमर्स चेक, क्योंकि यहां पे देयर इज अ लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, गुडविल। इनफैक्ट जितना चेक का अमाउंट कम उतना आपको कॉम्पेंसेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उतना आपका गुडविल ज्यादा डैमेज हुआ है। गेटिंग दिस नो माय डियर स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेज इज नॉमिनल डैमेज। क्या होता है नॉमिनल डैमेज में? जैसा नाम ही कहता है, नॉमिनल डैमेज। रियल सेंस में अगर देखो, पार्टी हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड फ्रॉम रियल डैमेजेस, तो फिर हुआ है तो क्या हुआ है? यहां पे लॉ मेकर कहता है, क्या कहता है लॉ मेकर कि आप केस कब फाइल कर सकते हो? जब आपको डैमेज हुआ है। डैमेज होना जरूरी है केस फाइल करने के लिए। तो कभी कभार लोग नॉमिनल डैमेजेस के जरिए अपना जो राइट है केस फाइल करने का, उसको करते हैं एस्टैब्लिश। रियल सेंस में 10 रुपए 100 रुपए हार्डली कुछ अमाउंट का डैमेज हुआ है, बट हमारा इंटेंशन डैमेजेस लाना नहीं है, दूसरे पार्टी को बताना है कि उसने जो किया है वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। वी वॉन्ट टू स्टार्ट द वॉर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग नॉमिनल डैमेजेस। नेक्स्ट, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज ड्यू टू डीले। तो कभी कभार कैरियर से डीले हो सकता है, और कैरियर के डीले की वजह से गुड्स हमारे नुकसान मतलब सफर करते हैं, मतलब डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये डीले के वजह से जो भी नुकसान हुआ है हम कैरियर से रिकवर कर सकते हैं। इसको कहते हैं डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डीले। लास्ट टाइप ऑफ डैमेज इज प्रीफिक्स्ड डैमेज। नाम में लिखा है प्रीफिक्स्ड डैमेज। नोट्स का क्या हुआ? प्रीफिक्स्ड डैमेज। प्रीफिक्स्ड डैमेज, जब पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, उसी टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था, हमने लिख दिया था कि ये वो अमाउंट है जो आपको दिया जाएगा एज अ डैमेज। हमने तभी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते वक्त अमाउंट को कर दिया था फिक्स। यही प्रीफिक्स डैमेजेस कैन ईदर बी in the form of liquidated damages or it could be in the form of a penalty. अब क्या है liquidated damages?
और क्या है पेनल्टी। अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं और कोर्ट की भी बात करूं, कोर्ट ने और इंडियन लॉ ने लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया है। ओके, इनफैक्ट कोर्ट आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपने एक्चुअली सफर किया है, बट दैट विल इन नो वे बी मोर देन द अमाउंट दैट यू हैव मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली कोर्ट जो आपको कॉम्पेंसेशन देता है, इट कैन बी लेस देन द अमाउंट मेंशन्ड, but it can never be more than the amount that you have fixed as damages in the contract. But now the question arises, क्या है पेनल्टी और क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस। हाँ, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को कुछ नुकसान हुआ है आपके ब्रीच के वजह से, प्रीफिक्स कुछ अमाउंट किया था इन द कॉन्ट्रैक्ट, अब नुकसान कुछ कम हुआ है, बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जो पूरा अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो मिल सकता है एज डैमेजेस। सो यू विल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरइन इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, व्हाट इज पेनल्टी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहली बात तो सी, if the amount that is mentioned in the contract is far in excess of the amount of probable damages, then it's going to be considered as a penalty. But अगर आपने कोई reasonable estimate निकाला है, कोई genuine pre-estimate निकाला है, तो फिर that would be regarded as a liquidated damage. पेनाल्टी का एसेंस होता है टेररिज्म क्रिएट करना, खौफ क्रिएट करना, कि हम डर जाए कि अगर हमने वादे को तोड़ा तो इतना पैसा हमको पेनाल्टी की तरह देने पड़ने वाला है, तो उससे तो बेटर है दिया गया वादा ही हम पूरा कर लें। बट ऐसा कोई खौफ पैदा करने वाला सीन लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में नहीं है। बट देखो, मैंने आपको बताया था कि चाहे लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने यूज किया है वर्ड या पेनाल्टी यूज किया है इन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट आपको उतना ही कॉम्पेंसेशन देने वाला है जितना आपने एक्चुअली लॉस सफर किया है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन अ सिंगल रुपी मोर देन द लॉस दैट यू हैव सफर्ड। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पेमेंट इस तारीख तक करो और अगर डिले हो जाता है पेमेंट करने में, तो फिर ऐसे केस में डिफॉल्ट इन पेमेंट की वजह से अगर कुछ एक्स्ट्रा सम आपसे मांगा जाता है तो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ पेनाल्टी, क्योंकि डीलेड पेमेंट की वजह से डैमेजेस हो ऐसा बहुत अनलाइकली है। सो दैट वाज सम ऑफ द पॉइंट्स कंपेयरिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी। अब हम बढ़ते हैं आगे। वर्चुअल किड्स, मैं चाहती हूं आप लोग सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। रोहित, शर्मा जी एंड अदर्स, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। आगे अब सुनो मेरी बात। डैमेजेस तो एक रेमेडी है, ठीक है, बट डैमेजेस के अलावा दूसरी भी रेमेडीज आप लोगों को मिलती है। कौन सी रेमेडीज आप लोगों को मिलती है? पहली बात तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो रिसाइंड। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया तो ऐसे केस में सामने वाली पार्टी की जो भी ऑब्लिगेशंस थी दैट विल कम टू एन एंड, एंड इन फैक्ट दैट पार्टी विल बी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन बिकॉज यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। रिसाइंड करने के बाद आप पार्टी से डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है जिसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछती है, दैट इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड। कब कब क्वांटम मेरिट के बेसिस पे आप पैसा रिकवर कर सकते हो? पहली बात तो अगर समझ में आया, अग्रीमेंट ही वॉइड हो गया।
या कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, आपने अगर कुछ एडवांस दिया है तो आप आपका पैसा डिमांड कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ काम ही नहीं हुआ है या गुड्स ही नहीं बेचे तो फिर पैसे रख के कोई मतलब नहीं है। आप क्वांटम मेरिट के बेसिस पे जो भी आपने एडवांस की तरह पैसा दिया है उसको आप रिकवर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कहता है when something is done without any intention to do it gratuitously, मतलब आपने कुछ तो काम किया है बट ये जो आपने काम किया है आपका इंटेंशन था कि आपको इन रिटर्न कुछ मिले, जैसे कि आपने नेबर वाली आंटी के लड़के को अकाउंट्स पढ़ाया, बट ये जो आपने अकाउंट्स पढ़ाया आपकी इच्छा थी कि आपको इन रिटर्न कुछ मिले। क्या आप मुफ्त में पढ़ा रहे हो? नहीं, फॉर चैरिटी तो एक आधे दो डाउट सॉल्व कर लेते, आपने तो पूरा साल भर उस बच्चे को पढ़ाया है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मिले इन रिटर्न? क्वांटम मेरिट के बेसिस पे आप उनसे फीस रिकवर कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया था बट आपने रेम्यूनरेशन अग्री नहीं किया था, बट सामने वाली पार्टी ने अगर काम किया है आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, रीजनेबल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस। अब देखो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है। डिविजिबल मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब ऐसे केस में जितना पार्ट आपने परफॉर्म किया है उसके लिए यू कैन डिमांड द कॉम्पेंसेशन, क्योंकि दूसरी पार्टी ने उतने पार्ट का बेनिफिट एंजॉय किया है। इनफैक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल एंड यू आर अ पार्टी नॉट एट फॉल्ट तो आप क्वांटम मेरिट के बेसिस पे केस फाइल कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट क्वांटम मेरिट। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो हर बार जरूरी नहीं है कि डैमेजेस वुड एक्ट एज एन एडिक्वेट रेमेडी। समटाइम्स डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। तब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइल अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के द्वारा आप सामने वाले पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हो। क्या इंसिस्ट कर सकते हो? कि तूने जो वादा किया है उसी को तू पूरा कर, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरे को तेरे साइड से परफॉर्मेंस चाहिए। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इंजंक्शन, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आप कुछ ना करने का वादा करते हो और अगर वो पार्टी वो कर रही है जो उसने नहीं करने का वादा किया है तो हम इंजंक्शन ऑर्डर के लिए केस फाइल कर सकते हैं। उसी को कहते हैं इंजंक्शन, कहते हैं स्टे ऑर्डर। जैसे कि अगर सलमान खान ने पेप्सी के साथ अग्री किया है कि मैं आपके अलावा कोई दूसरे ब्रांड के लिए ब्रांडिंग नहीं करूंगा और वो कोको कोला के साथ भी अग्रीमेंट एंटर करता है, क्या पेप्सी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंजंक्शन के लिए केस फाइल कर सकती है? क्योंकि सलमान ने पेप्सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उसके द्वारा सलमान ने मना किया था कुछ करने के लिए। जो आपने मना किया था वही करने के लिए अगर आप जाते हो तो वी कैन फाइल अ केस फॉर इंजंक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टी। यस और नो गाइस? अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट। ऐसे करके ये वाला यूनिट ब्रीच एंड द रेमेडीज हो जाता है खत्म। अब अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज यूनिट नंबर 6 विच इज रिगार्डिंग टू contingent and quasi contracts, and this unit is like very important, क्योंकि इस यूनिट में से इंस्टीट्यूट कम से कम एक सवाल तो पूछता ही है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट यूनिट है ये। या तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूछेगी या तो वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल पूछेगी। ओके देखो आप लोगों का अटेम्प्ट जनवरी में है
अभी जो टाइम है वो दिसंबर का है, अभी डिटेल्ड रिवीजन का टाइम ही नहीं है। अभी जो टाइम है इज फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्योंकि वक्त के हिसाब से आपको रिवीजन का स्पीड भी कम ज्यादा करना पड़ता है। कंसेप्चुअली यू ऑल आर क्लियर, आर यू क्लियर कंसेप्चुअली? अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको क्लिक होता है कॉन्सेप्ट? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ बनाता है, पार्टीज ने नहीं बनाया है, और आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं, कुछ राइट्स आते हैं। तो देखो कंसेप्चुअली यू आर क्लियर। जरूरत क्या है आप लोगों को जनवरी अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए? लर्निंग रिवाइजिंग, लर्निंग रिवाइजिंग, लर्निंग रिवाइजिंग। ऑफ कोर्स राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, बट राइटिंग प्रैक्टिस खुद से कब कर पाओगे? जब आपको चीजें याद है। अगर आपको लर्न ही नहीं हुआ है, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आपको लगता है आप लिख पाओगे? बोलते आएगा तो लिखते आएगा। लिखना इज लाइक द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यू हैव लर्न्ड the concept and you can say the concept, and that's the reason why ये one shot revisions हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन से टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? आज यूनिट 5 और 6 रिवाइज किया ना, खुद से ये यूनिट आज लर्न कर दो। लर्न करने के बाद रिव्यू करो, बुक बंद करके खुद बोलने की कोशिश करो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के क्या 6 पॉइंट्स है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के 3 फीचर्स कौन से, खुद को सवाल पूछो और खुद को जवाब दो। अगर आ रहा है ना जवाब देते, 2 क्वेश्चंस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिख के निकालो, 2 क्वेश्चंस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के निकालो लिख के, 2 क्वेश्चंस ब्रीच और रेमेडीज के लिख के निकालो, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिवाइज आज ये कर रहे हो, लिख रहे हो कंपनीज एक्ट का, पागल हो क्या? कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। जो टॉपिक रिवाइज किया है उसी को तुरंत लर्न कर लो, क्योंकि रिवीजन हुआ है ना, उसकी वजह से लर्निंग फटाफट हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा नॉलेज ब्रश अप हो जाता है, और तुरंत फिर उसी के 1-2 दिनों में उसी के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना बेहतर रहेगा। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने आरटीपी एमटीपी की सीरीज ली थी, अगर आपके पास टाइम है वो आरटीपी और एमटीपी की सीरीज जरूर देखना। और आप लोगों के लिए भी मैं आरटीपी एमटीपी की सीरीज लूंगी, बट क्वेश्चन आंसर्स कब पॉसिबल होगा? वंस यू आर डन विथ रिवाइजिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग। इसीलिए अभी मैं आरटीपी नहीं ले रही हूं, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को बहुत ही ऐसे ये है मैम नहीं करना ही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप बताओ किधर से करो, मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट में ये देखो, आई जस्ट शो इट, 1 ही मिनट लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, दैट्स द रीजन वाई। मैं सिर्फ 1 मिनट ना, मैं आपको बताती हूँ, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है इन द नेम ऑफ सीए अंकिता पटनी। वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ये जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको नजर आ रहा है सीए फाउंडेशन आरटीपी एंड एमटीपी सेशंस, नजर आ रहा है क्या? ये जो सीए फाउंडेशन का आरटीपी और एमटीपी का सेशंस है ना, उसमें आप लोगों को नजर आएंगे इस प्लेलिस्ट में। ये देखो, ये उसकी प्लेलिस्ट है, इसमें ये 1 2 3 4 वीडियोस है। इन 4 वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सॉल्व किए गए, लाइक अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक आपकी हो चुकी है, इसके अलावा भी आपको और कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप ये 4 सेशन जरूर देखना। ये 4 सेशंस में काफी नए नए क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी और एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स में ही पूछे है, और मॉक टेस्ट पेपर्स का इंटेलिजेंस लेवल इज वेरी नाइस, मस्त बनाता है एमटीपी को आईसीआई, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रोबेबल
क्वेश्चन 1 में आने वाले क्वेश्चंस है वैसे टाइप के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट एमटीपी में डालता है। तो अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, इन वीडियोस को देख सकते हो। एंड आई एम श्योर ये चारों वीडियोस को देखने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर्स को देखने का जो नजरिया है ना वो बहुत बदल जाएगा। यू विल लव इट। उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए ना, कितना मजा आएगा आप लोगों को। यू विल फील इट इज वर्थ वॉचिंग दिस सेशन। और यूजुअली इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो अटेम्प्ट का आरटीपी रहता है ना उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, क्योंकि वो अटेम्प्ट का आरटीपी हर बच्चा सॉल्व करके जाता है। जनवरी वाला बच्चा जनवरी वाला आरटीपी सॉल्व करके जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पिछला वाला या उसके पिछला वाला आरटीपी में से सवाल उठा के इस वाले अटेम्प्ट में सवाल डाल देगा। तो इट इज और द मोर इंपॉर्टेंट टू वॉच दीज 4 लेक्चर्स। उसमें सितंबर अटेम्प्ट का आरटीपी और पहला वाला एमटीपी एंड टू एंड मैंने डिस्कस किया है। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर, कैसे आंसर लिखना है, क्या पैटर्न है, सब कुछ डिस्कस किया है। डू वॉच इट इफ यू हैव टाइम। टाइम नहीं भी है ना, निकाल के देखना है इन वीडियोस को। मैं आपको 100% गारंटी देती हूं। मैं आपको पूछूंगी, आप बताना मुझे, ये 4 वीडियोस आपने देख लिए ना, फिर आप खुद बोलोगे मैम सच में ये सीरीज बहुत बेस्ट थी, मजा आ गया। ये सीरीज को मैं इस अटेम्प्ट के लिए भी कंटिन्यू करूंगी, बट आफ्टर द 1 शॉट ऑफ कोर्स। तो एक बार 1 शॉट हो गया फिर हम इस अटेम्प्ट का भी आरटीपी देखेंगे, ठीक है। आ जाइए, डू डेफिनेटली वॉच इट। चैनल का नाम है सीए अंकिता पटनी, ठीक है। इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को जरूर देख सकते हो। आ जाइए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये टॉपिक? नहीं बेटा, फाउंडेशन में लॉ के पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते हैं। क्या बताओ अभी? ठीक है चलो आ जाइए। चप्पल है नहीं, मैं बैठ गई हूं, नहीं तो चप्पल ही मारने वाली थी मैं। कैसे रे, कैसे भाई साहब। कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब टेंशन मत लो। 20 to 25 minutes, दैट्स इट, द चैप्टर इज डन। What do you mean by a contingent contract? So a contract to do or not do something. If some event which is collateral to such a contract does or does not happen is known as a contingent contract. तो देखो कब माना जाएगा contingent contract है, तो पहली बात तो आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है, this main contract का performance is dependent upon the happening or non-happening of some event. ये जो some event है ना, this event is a collateral event. Collateral event तो है ही, प्लस उसके साथ साथ ये event जो है वो कैसा है, uncertain है. So there is equal chances it may happen and there is equal chances that it may not happen. And plus contingent event should not be a mere will of the promisor. मेरी इच्छा होगी तो मैं ये बॉटल बेचूंगी, ये contingent contract नहीं है। इच्छा होगी तभी ऑफर भी बनेगा, अगर इच्छा ही नहीं है ऑफर भी बनेगा क्या? नहीं। इसलिए अगर ऐसा कुछ है ना, इच्छा होगी तो ऐसा करूंगा, इच्छा होगी तो वैसा करूंगा, ये contingent नहीं होता है। पहले आप डिसाइड कर लो आपको ऑफर देना भी है या नहीं देना है, क्योंकि यहां पे ऑफर ही आपका contingent है कि मैं चावल बेचूंगा, तो मैंने डिसाइड तो कर लिया ना मेरे को बेचना है। अगर मेरी शिप आती है तो आप बोल रहे हो मैं तो सोचूंगा, इच्छा होगी तो मैं चावल बेचूंगा, क्या इसको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? इसको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। सो कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द विल ऑफ द प्रोमिसर। नेक्स्ट, द रूल्स रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो एनफोर्समेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्समेंट? एनफोर्समेंट का मतलब होता है अब सामने वाली पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है, और अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया, हम आपके अगेंस्ट केस फाइल करके आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस देने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। ये कब होगा?
अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है एनफोर्सेबल। तो कब होगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल? वो डिपेंड करता है टाइम मेंशन्ड है या टाइम मेंशन नहीं है, एंड प्लस आपने क्या अग्री किया है, इवेंट के हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग पे आप परफॉर्मेंस देना चाहते हो। तो एक एक करके सारी बातें देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। पहली बात तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस is dependent upon the happening of a specified event within the fixed time। तो पहली बात तो ये जो इवेंट है वो कब एनफोर्स किया जा सकता है? आपकी घटना हुई और वो भी हुई विद इन द फिक्स टाइम। तो वो वॉइड कब हो जाएगा? वॉइड वो घटना फिक्स टाइम में अगर नहीं हुई, या तो वो घटना का होना इम्पॉसिबल होगा, तब ऐसे केस में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इवेंट आपने जो स्पेसिफाई किया है वो कहा है वो नहीं होना चाहिए विद इन द फिक्स्ड टाइम। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कब एनफोर्स किया जाएगा? एनफोर्स कब किया जाएगा? एनफोर्स तब होगा जब फिक्स टाइम में सच में वो घटना नहीं होती है, तब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप कर सकते हो एनफोर्स। तीसरा, आपने बोला है इवेंट होना चाहिए, आपने टाइम वाइम कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो अब ऐसे केस में यहां पे आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कब वॉइड होगा? अगर वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया, तब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप एनफोर्स नहीं कर सकते। और इसमें आपने बोला है वो घटना नहीं होगी तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। तो एक्चुअली वो घटना जब इम्पॉसिबल हो जाती है तभी आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। ये तो 4 पॉइंट्स है, बट उसके अलावा और 2 पॉइंट्स है। कभी कभार आप कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करवाते हो अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, और ये लिविंग पर्सन कुछ तो करता है या कुछ तो नहीं करता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म होगा या तो परफॉर्म नहीं होता है। तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, दीपिका वॉज द लिविंग पर्सन, उसकी कुछ हरकत से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म होने वाला था या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला था। नेक्स्ट, ये तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता भी नहीं है, ये तो अग्रीमेंट ही रह जाता है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऐसी कोई चीज बोली थी जो इम्पॉसिबल है। आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज इफ द सन विल राइज फ्रॉम द नॉर्थ, इफ यू मेक अ डेड पर्सन अलाइव। क्या ये चीज कभी पॉसिबल है? नहीं। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता है, इनफैक्ट अग्रीमेंट ही रह जाता है। मैं चाहती हूं आप 2 मिनट का समय लो और ये डिफ्रेंसिएशन जो स्क्रीन में है उसको रीड करो, बिकॉज दिस डिफ्रेंसिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो मिनट का टाइम लो, शिद्दत से प्लीज उसको रीड करो। वर्चुअल किड्स, आई ऑल रीडिंग इट। आपको कम से कम 5 पॉइंट्स बोलते आने चाहिए। हाँ गौतम, बोलो ना, क्या डाउट है? आई एम गुड शर्मा, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका डाउट? सुमित, ईशी, रिद्धि, जय, जस्ट अ गर्ल इन द वर्ल्ड, ओके, प्लीज रिप्लाई। वंशिका, रिद्धि, जेमिश, I want the other kids also to reply. Just let me know once you are done with the reading part. I'm good, Suryavansh. Thank you so much. How are you?
पढ़ाई कैसे चालू है? आपको कम से कम 5 पॉइंट्स बिगर बुक में देखे बोलते आना चाहिए. डन ईशी, नैना, रौनक, जस्ट अ गर्ल, ड्रीम सीए काव्य, स्किप. अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या वैलिड होते हैं, बट वेगरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं. विन लूज की मेंटालिटी किधर होती है? वेगर में. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देर इज म्यूचुअल लॉस या गेन ऑफ बोथ द पार्टीज. हाँ या ना? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोलैटरल इवेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, बट वेगर में तो आपका कोर इवेंट जो है वो ही अनसर्टेन होता है. बराबर ना? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. यहां पे तो पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. बारिश आए या ना आए, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. याद है सागर वाला एग्जाम्पल? हमको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, पैसा. पैसा देना पड़ेगा या पैसा मिलेगा. दैट्स वेगर. इसीलिए तो ये मेंटालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है. हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एनकरेज नहीं किया. इसीलिए तो वेगरिंग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, वो अग्रीमेंट ही होता है. इज वॉइड एब इनिशियो. तो आई होप आप लोगों को 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन देने आ गए. लास्ट फ्यू मिनट्स कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वी आर डन विद द रिविजन ऑफ कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. और अगर आप लोगों को ये रिविजन से फायदा हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे फायदा हो रहा है, कितना फायदा हुआ. आर यू लाइकिंग इट, यू आर नॉट लाइकिंग इट? क्योंकि देखो, ऑल दीज रिविजन सेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरी भी क्लास अभी के आधे घंटे पहले तक थी, बट फिर भी आई एम वेटिंग जस्ट फॉर ऑल. ये रिवीजन आपके लिए हो रहा है बेटा, मेरे लिए नहीं हो रहा है. आई ऑलरेडी नो ऑल द प्रोविजंस बाय हार्ट. कुछ भी पूछ लो ये सारे 7 एक्ट्स में से आई कैन टेल यू विदाउट लुकिंग इनटू द बुक्स. क्लास में लिटरली बुक में देखे बगैर ही पढ़ाती हूं मैं. बट ये रिवीजन किसके लिए हो रहा है? आप लोगों के लिए हो रहा है. तो मोटिवेशन क्या होगा? मोटिवेशन 2 अच्छे शब्द, बस, दैट्स इट, will really give me motivation. बट अभी कमेंट सेक्शन में मत डालना, लेक्चर खत्म होने के बाद डालना. अभी ध्यान दो इधर, नहीं तो चालू हो जाएगा चैटिंग. चैट जीपीटी, दिस गूगल, दैट गूगल, और अभी कुछ नहीं. अभी जो भी लिखना है ना, अब क्लास के बाद लिखना है. ठीक है, आ जाइए. पहली बात तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूं, कहा गया है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, बट ट्रू सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं. यहां पे कानून ने पार्टीज के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली है. क्यों जिम्मेदारी डाली है? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस. कि एक इंसान के नुकसान पे दूसरा बंदा अपने आप को रिच नहीं बना सकता है. और उसी के बेसिस पे हमने उसको कहा है कि ये चीज तुझे मिली है ना, ये तेरी नहीं हुई है, तू ढूंढ रियल ओनर को और उसको ये गुड्स तू लौटा दे. So it's basically based on the principle of equity कि उसके नुकसान पे तेरा फायदा नहीं हो सकता. और कानून ने खुद ने आपके ऊपर डाले हैं ऑब्लिगेशंस, इसीलिए तो वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. कॉसी मतलब लाइक दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज में रियल सेंस में कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट हमने मतलब कानून ने पार्टीज के ऊपर डाल दिए हैं ऑब्लिगेशंस. 5 टाइप के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट बिफोर रिवाइजिंग दीज 5 टाइप्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के 3 सेलिएंट फीचर्स है. पहली बात तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी अ राइट टू मनी. और ये जो मनी है, इट्स ओनली अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. एंड दिस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज by operation of law. It's imposed by law and it does not arise by an agreement between the parties. तो 3 फीचर्स है, याद करने की कोशिश करो कौन से 3 फीचर्स है. पहली बात तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ राइट अगेंस्ट मनी.
Second, this right of money is not against the whole world, but only against a particular person. And this is imposed by law and not by a contract between the parties. These are the three salient features of quasi contract. Yes or no, guys? Yes. आगे बढ़ते हैं. ये पार्ट सर्कमस्टेंसेस मैं आपको बता रही थी जो quasi contract के हैं. कौन से पार्ट केसेस? लेट्स चेक इट आउट. पहली बात तो क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पॉसिबल हुआ तो इनका सेक्शन नंबर भी लर्न कर लेना. 68, 69, 70, 71 एंड 72. Of course, it will give a better edge over others if you write down the section numbers. मैंने ये क्लास में भी बोला था, तो I'm assuming that you have learned these section numbers. कुछ section numbers important है जो मैंने आप लोगों को literally learn करने बोले हैं, है ना? जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में 31, 32, 33, 34, 35. 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपेल्शन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ. उसके पहले वाले भी दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और 30 माइनर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के लिए बोला था, याद है आपको? 59, 60, 61. वैसे इस वाले यूनिट में ये 4-5 सेक्शंस आर लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहला सेक्शन नंबर 68 इज क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, आपने ऐसे व्यक्ति को क्या किया है? नेसेसरीज सप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशंस ऑफ लाइफ. जो भी नेसेसरीज के लिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस नेसेसरीज में आते हैं. ये खर्चा अगर आपने कोई इनकेपेबल पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए किया है, ये पैसा यू आर एंटाइटल्ड टू गेट इट फ्रॉम दैट पर्सन, बट ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम दैट पर्सन पर्सनली, बट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एसेट्स. तो अगर आपने से एक माइनर है, उसके माँ बाप की डेथ हो गई कोई एक्सीडेंट में, और आपने उसको कुछ खाने पीने का खर्चा उठाया, स्कूल का खर्चा उठाया, ट्यूशन फीस आपने दी है, फ्यूनरल का पैसा आपने उठाया, मॉरली आप क्या करोगे वो आपकी चॉइस है, बट लीगली क्या आप ये माइनर से ये पैसा रिकवर कर सकते हो? बट पर्सनली नहीं कि तू काम कर, झाड़ू कर, पोछा कर, बर्तन धो. आप ये पैसा रिकवर कर सकते हो फ्रॉम हिज एस्टेट, प्रॉपर्टी. जो भी उसने मम्मी पापा से इनहेरेंट किया है, उस पैसों से आप रिकवर कर सकते हो वो खर्चा जो आपने उसके लिए किया है. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 69. 69 बात करता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. तो अगर आपने पेमेंट किया है जो आप बाउंड नहीं हो पे करने के लिए, सम अदर पर्सन इज बाउंड टू मेक द पेमेंट बाय लॉ, यू आर एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर पर्सन फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव पेड ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन. जैसे कि आप रेंटेड घर में रहते हो, आपका तो घर नहीं है, ये तो आप रेंट पे रह रहे हो, और चिट्ठी आ गई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की कि म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया है, हम ये घर को नीलाम कर देंगे. घर तो आप रह रहे हो ना, आपकी बैंड बजेगी. आपने क्या किया? ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का लफड़ा ना हो, आपने फटफट म्यूनिसिपल टैक्सेस दे दिया. यू आर इंटरेस्टेड इन द हाउस एंड दैट इज व्हाई यू मेड द पेमेंट. बट वर यू बाउंड टू मेक द पेमेंट? यू मेड द पेमेंट दैट समबडी एल्स वाज बाउंड टू पे. जो घर का मालिक है उससे आप, कम ऑन गाइस, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस रिकवर कर सकते हो. सेक्शन नंबर 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 70, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पर्सन enjoying द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट्स. ये पॉइंट क्या कहता है? अगर किसी पर्सन ने किसी और के बिहाफ पे कुछ एक्ट की है, और ये जो एक्ट की है वो ग्रेचुइटसली नहीं की है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट
नहीं की है, कुछ मिलने के उम्मीद में करी है। जैसे कि शॉपकीपर ने शर्मा आंटी के बदले वर्मा आंटी को गुड्स डिलीवर कर दिए और वर्मा आंटी ने गुड्स को यूज कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, वर्मा आंटी ने ये तो नहीं सोचा होगा कि दुकानदार ने मुफ्त में घर पे सामान भिजवाया है। यूज किया है ना, बेनिफिट उठाया है ना, आपको इसका पैसा वर्मा आंटी देना पड़ेगा। इट्स अ कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों के बीच में भले ही ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ होगा, फिर भी लीगली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वर्मा आंटी कैन नॉट एनरिच हर सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। उनको ये पैसा रिस्टोर करके देना पड़ेगा। दैट सेक्शन नंबर 70। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। आपको गुड्स मिले हैं, आपके नहीं, बट यस गुड्स दैट बिलोंग टू समबडी एल्स। क्या ये गुड्स आपके हो जाएंगे? नहीं, यू विल जस्ट बी द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स लाइक अ बेली। वेरी गुड। और आपकी जिम्मेदारी होगी एक तो टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, to find the true owner and return the goods to the true owner। आप इन गुड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग केस लॉ पढ़ा था, हॉलिन्स वर्सेस हावलर। इस केस में आपने देखा है कि जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, उसका प्राइमरी राइट है गुड्स को रखने का। ऑफ कोर्स ओरिजिनल राइट ओनर का है, बट ओनर के बाद जिसका राइट होता है टू रिटेन द गुड्स इज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्योंकि इसको ना एक डायमंड मिला था एक दुकान पे, और उसने दुकान के मालिक को वो डायमंड दिया और बाद में बोला कि अगर कोई ढूंढते हुए आया तो उसको ये डायमंड दे देना। कोई नहीं आया ढूंढते हुए, तो फिर इस फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने उस डायमंड को डिमांड कर लिया। शॉपकीपर ने बोला नहीं नहीं, मैं तुझे ये डायमंड नहीं दूंगा, तू ओनर थोड़ी ना है। मैं ओनर भले ही नहीं हूं, बट क्या मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हूं, एंड द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। हॉलिन्स वर्सेस हावलर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। हाँ, तो हम सेक्शन नंबर्स लिख रहे थे, आई थिंक मैंने स्किप कर दिया कोई सेक्शन नंबर लिखना। ये क्या है? और ये वाला लास्ट सेक्शन है इस यूनिट का, विच इज सेक्शन नंबर 72। क्या कहता है ये पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर किसी पर्सन ने कुछ पैसा दिया है ईदर by mistake or under coercion, he is bound to repay it or return that money। इसमें दो बातें हैं, गलती से या कोअर्शन में भी दिया गया पैसा यू आर बाउंड टू रिटर्न इट, क्योंकि nobody can enrich himself at the cost of another। वेरी गुड रिद्धि। और ऐसे करके हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ एंड में आईसीआई की मॉड्यूल में ये छोटा सा 2 पॉइंटर का डिस्टिंक्शन है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इंपोज होता है बाय लॉ, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है बाय द पार्टीज। और क्योंकि ये पार्टीज क्रिएट करते, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे करके हमारा ये जो एग्जॉस्टिव रिवीजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 5 और 6 वो हो चुका है। क्या बात है, वेरी गुड, सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। और अगर आप लोगों को ये रिविजन्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ये मुफ्त में है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है और कोई पैसे डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिटर्न है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज क्या है? ट्यूसडे है ना? अब हम थर्सडे मिलेंगे, बट जब हम थर्सडे मिलेंगे
हम जब थर्सडे के दिन मिलेंगे, थर्सडे के दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स है, उसमें से टाइम अगर मिले तो हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय, सी यू। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बताया है, यस, आरटीपी और एमटीपी की आप मेरी सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, सीए अंकिता पटनी चैनल नेम है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।